नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज हम करेंगे 17 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिटेल में कवर। और जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन आपको कवर करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए आज हम करते हैं 17 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिटेल में कवर। गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर 2021 को। जो गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है। इसे 22 दिसंबर 1992 को प्रस्तावित किया था। कब प्रस्तावित किया था इसको? 22 दिसंबर 1992 को। यह दिवस गरीबी में रह रहे लोगों को संघर्ष को जानने के लिए, समझने के लिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास को जानने के लिए मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021। जो हमारा 2021 का गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसकी थीम क्या थी? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना और सभी लोगों को हमारे ग्रह का सम्मान करना है। जो पृथ्वी हमारा ग्रह है उसका सम्मान सभी लोगों को करना है, एक साथ आगे बढ़ना है और लगातार गरीबी को समाप्त करना है। आगे हमारा इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। जो इम्तियाज अली है उसको भारत में रूसी फिल्म महोत्सव होगा उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। निर्देशक निर्माता इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महोत्सव के तहत 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक कहाँ कितने दिन हो गए? 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक कहाँ पर? डिज्नी हॉटस्टार पर भारतीय दर्शकों के लिए विभिन्न शैलियों पर 10 मशहूर रूसी फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक जो डिज्नी हॉटस्टार है उस पर 10 रूसी फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। इम्तियाज अली ने कहा कि यह उत्सव भारत और रूस के बीच सिनेमाई सहयोग का एक आधार के रूप में कार्य करेगा। क्या कहा इम्तियाज अली ने? कि भारत और रूस के बीच यह उत्सव है, यह जो महोत्सव है, सिनेमाई जो सहयोग है उसके आधार के रूप में यह कार्य करेगा। आगे हमारा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने का प्रस्ताव पेश किया। जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर गठबंधन, जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसको एक पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा पेश किया था। और जो पेश किया है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा पेश किया। यह प्रस्ताव ISA संयुक्त राष्ट्र के बीच नियमित सहयोग प्रदान करने में मदद करेगा। इसे वैश्विक ऊर्जा वृद्धि और विकास को लाभ पहुंचाएगा। क्या? जो वैश्विक ऊर्जा वृद्धि है और विकास है उनको भी इससे लाभ पहुंचेगा। यह मसौदा प्रस्ताव कानूनी प्रश्नों से संबंधित महासभा की छठी समिति के समक्ष पेश किया। जो कानून से संबंधित जो महासभा की समिति है वह 6 नंबर की समिति है और उसके सामने इस मसौदे को पेश किया गया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने इस मसौदे की घोषणा करते हुए कहा कि यह हरित ऊर्जा कूटनीति के एक नए युग की शुरुआत करेगा। भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS तिरुमूर्ति। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा वृद्धि और विकास में लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के करीब 80 सह प्रायोजक देश भी है। और इसके सह प्रायोजक देश कौन से? जो कितने हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के? 80 देश इसके सह प्रायोजक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारत और फ्रांस ने साझा रूप से 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज COP21 के 21वें सम्मेलन में शुरू किया था। कब शुरू किया था? भारत और फ्रांस ने अपने दोनों के रूप में साझा मनाने के रूप में। तो 2015 में पेरिस में
जो COP21 हुआ था, 21वां सम्मेलन हुआ था, उसमें इसको किया था। इसका मकसद सदस्य देशों में ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसका मकसद क्या है? जो सदस्य देश होते हैं इसके उसमें ऊर्जा को बढ़ावा देना और प्रमुख चुनौतियों के साथ मिलकर समाधान निकालना, और जितनी भी इसके सामने चुनौतियां आती है उनको उनका मिलकर समाधान निकालना। आगे हमारा भारत ने 8वीं बार जीता सेफ कप। जो सेफ फुटबॉल कप है वो कप होता है, भारत ने उसको 8वीं बार जीता है। भारतीय फुटबॉल टीम ने 8वीं बार सेफ कप का खिताब अपने नाम किया। भारत ने फाइनल में नेपाल की टीम को 3-0 से हराकर 8वीं बार ये टूर्नामेंट जीता। फाइनल मैच इंडिया किसके साथ था? नेपाल के साथ, और 3-0 से नेपाल को हराकर भारत ने 8वीं बार सेफ कप को जीता है। इस साल नेपाल की टीम पहली बार सेफ कप के फाइनल में पहुंची, लेकिन उसके लिए भारत को हराना आसान नहीं था। सेफ के 13 में से 8 टूर्नामेंट अकेले भारत ने जीते हैं। आज तक जितने भी जो सेफ कप है उसके 13 मुकाबले हुए, और 13 में से 8 मुकाबले किसने जीते हैं? इंडिया ने। इस टूर्नामेंट में इस साल के भीतर के भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव की टीमों ने हिस्सा लिया। भारत के अलावा ये 4 देश और थे जिनकी टीम इस प्रतियोगिता में शामिल थी। आगे हमारा भारत और अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त अभ्यास एक्स युद्ध अभ्यास 21 शुरू। भारत और अमेरिका के जो सैनिक हैं उनका एक संयुक्त सैनिक अभ्यास शुरू हुआ जिसका क्या नाम है? एक्स युद्ध अभ्यास 21। भारत और अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त अभ्यास एक्स युद्ध अभ्यास 21 अमेरिका के अलास्का में एमडारफ रिचर्ड सैन्य हवाई अड्डे पर शुक्रवार को शुरू हुआ। कहाँ पर शुरू हुआ ये? अमेरिका के अलास्का में। कहाँ पर? जो एमडारफ रिचर्ड सैन्य हवाई अड्डा है वहाँ पर इसको शुरू किया गया है। अभ्यास की शुरुआत के मौके पर दोनों देशों के राष्ट्र ध्वज फहराए गए और राष्ट्रीय गान गाए गए। शुरुआत हुई तो दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए, राष्ट्रीय गान भी यहाँ पर गाया गया दोनों देशों का। इस अभ्यास का आयोजन 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। कितने दिन होगा ये? 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, 14 दिन ये युद्ध अभ्यास होगा। 14 दिनों के इस अभ्यास में मुख्य तौर पर संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के तहत आतंकवाद का सामना करने और इन्हें हराने का प्रशिक्षण दिया जाना है। पेंटागन के अनुसार अभ्यास में अमेरिकी सेना के फर्स्ट स्क्वाड्रन 300 जवान और भारतीय सेना के मद्रास इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान भाग ले रहे हैं। इसमें जो अमेरिका की फर्स्ट स्क्वाड्रन है उसके 300 जवान हैं, और भारत की जो मद्रास इन्फेंट्री बटालियन है उसके 350 जवान इसमें भाग ले रहे हैं। 14 दिनों में इस अभ्यास में दोनों देशों की सेना जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान के लिए प्रयास करेगी। कब? 14 दिनों में दोनों देशों की जो सेनाएं है वहाँ पर जवाब की आतंकवादियों को कैसे जवाब दिया जाए और आतंकवादी के खिलाफ जो ये संयुक्त अभियान है का अभ्यास कर रहे हैं। विश्व आघात दिवस। विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। हर वर्ष 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व भर में दुर्घटनाओं और चोटों के कारण मृत्यु, जो दुर्घटनाएं या चोट के कारण जो मृत्यु और विकलांगता की दर बढ़ती है उसको रोकने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। उन्हें रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ट्रामा का अर्थ होता है शरीर में होने वाला आघात। तो ट्रामा क्या अर्थ होता है? शरीर में होने वाला आघात। आघात के कारण क्या क्या हो सकते हैं हमारे? सड़क दुर्घटना, आग लगना, आग जलना, गलना या हिस्सा, ये सारे के सारे हमारे क्या है? आघात के कारण हो सकते हैं। आगे हमारा विश्व रीढ़ दिवस 16 अक्टूबर। जो विश्व रीढ़ दिवस है वो कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व रीढ़ दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में रीढ़ की हड्डी में दर्द, विकलांगता के बोझ के बारे में जागरूकता पैदा करना।
जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें दर्द और जो विकलांगता के बोझ होता है उसके बारे में जो जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक 2012, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक 2012 से विश्व भर के संगठनों के सहयोग से विश्व रीढ़ दिवस समन्वय कर रहा है, और जो विश्व भर के और भी संगठन हैं उनके सहयोग से इसको मनाया जाता है। 2021 के लिए विश्व रोड दिवस का विषय 2021 में इसकी थीम क्या थी? बैक टू बैक। आगे राहुल द्राविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। भारत के जो बहुत ही अच्छे टेस्ट क्रिकेट प्लेयर है राहुल द्राविड़, उसको भारतीय टीम का प्रमुख कोच बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप के बाद राहुल द्रविड़ को क्रिकेट टीम में मुख्य कोच का पद संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। वे पिछले 6 वर्षों से भारत ए और अंडर-19 के सेटअप के प्रभारी है। ऋषभ पंत, आवेश खान, पृथ्वी शॉ, शुभमन जैसे कई दिग्गज बल्लेबाज खिलाड़ी उनके द्वारा तैयार किए गए प्रणाली के माध्यम से आए हैं। जो उन्होंने क्रिकेट को आगे ले जाने की एक प्रणाली तैयार की, एक सिस्टम तैयार किया है, उसमें से ये बल्लेबाज उसी का एक हिस्सा है। द्राविड़ वर्तमान में भारतीय क्रिकेट अकादमी बेंगलुरु के प्रमुख है। जो इंडियन क्रिकेट अकेडमी है बेंगलोर में, उसके प्रमुख है ये वर्तमान में। आगे महेंद्र सिंह धोनी 300 T20 खेलों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बने। जो भारतीय टीम के कप्तान थे, भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, वो 300 T20 क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले पूरी दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अक्टूबर 2021 को 300 T20 मैचों में किसी टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने। उन्होंने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर के इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मैच के दौरान यह उपलब्धि प्राप्त की। सूची में दूसरे स्थान पर डैरेन सैमी। दूसरे स्थान पर कौन है? डैरेन सैमी, जिन्होंने वेस्टइंडीज और विभिन्न फ्रेंचाइजी के लिए 208 मैचों में एक टीम का नेतृत्व किया है। अभी ये इनसे बहुत पीछे है, इन्होंने 208 मैच खेले और उन्होंने 300। आद्या अरविंद ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता। जो आद्या अरविंद है उन्होंने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड को जीता है। बेंगलुरु की 7 वर्षीय बच्ची, इनकी एज कितनी है? एक 7 वर्षीय बच्ची है। आराध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर जीता है। वे एक पदक और 10,000 यूरो प्राप्त करने के अलावा ऑस्ट्रेलियाई संसद का दौरा भी करेगी। वे ये पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय है। एकमात्र भारतीय है जिन्होंने ये आज तक ये पुरस्कार जीता है। कौन? आद्या अरविंद। जिस तस्वीर ने उन्हें पुरस्कार जीता है, उन्होंने अपनी मां को अपने घर और अपनी मां की गोद में आराम करते हुए कैद किया गया था। आगे है जोनास गहर स्टोर नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने। जो नॉर्वे देश है उसका नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? जोनास गहर स्टोर। 14 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे की सरकार द्वारा प्रकाशित आधिकारिक बयान के अनुसार जोनास गहर स्टोर देश के नए प्रधानमंत्री बने। एनिकेन सार्निंग हुटफील्ड देश के नए विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री कौन बने हैं? एनिकेन सार्निंग हुटफील्ड। वे नॉर्वे की लेबर पार्टी के नेता हैं। जो जोनास गैर स्टोर है वो कौन सी पार्टी के नेता? लेबर पार्टी के नेता। नॉर्वे एक संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। आगे हमारा रितेश चौहान पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ नियुक्त। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका सीईओ किसे बनाया गया है? रितेश चौहान को। वरिष्ठ अधिकारी रितेश चौहान को कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और संयुक्त सचिव कृषि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चौहान का संयुक्त कार्यकाल 22 सितंबर 2023 तक होगा।
इसका कार्यकाल कब तक होगा? 22 सितंबर 2023 तक। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी है। वह आशीष कुमार भूटानी का स्थान लेंगे, जिन्हें 2008 में नियुक्त किया था। किसका स्थान लेंगे? आशीष कुमार भूटानी का। इनको कब नियुक्त किया था? 2018 में। ये थे आज के हमारे 17 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो अभी हमने डिटेल में कवर किए हैं। और जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है, उससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।